नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट समझाना चाहता हूं। क्या होते हैं ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट और इनका फर्क क्या होता है ब्राउन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट से, जिसको कभी कभी ग्रे एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। अब देखिए, बेसिक जो टॉपिक है इस पर्टिकुलर वीडियो का वो केवल ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादा कंटेंट है नहीं। मैं बस आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा, आपको ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में इस वीडियो को अलग से बताने का ऑब्जेक्टिव ही ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट समझाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। तो प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकता है, मेंस में भी सवाल बन सकता है, और आपको पता भी होना चाहिए। तो उसके साथ साथ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन क्लाइमेट चेंज लेवी के बारे में, इन्वायरमेंटल पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में, नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में, इंडिया में रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं, क्या क्या रेगुलेटर्स की पावर, इसके बारे में बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिसको मैं बहुत कम एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट पीपीटी में इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में ये पूरी पीपीटी और ये वीडियो बना के लिए मैं आपके लिए आया हूं। मेन सिर्फ ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगी। शॉर्ट्स के थ्रू मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपसे बोलूंगा कि जो भी आपके इंटरेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई किन के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे हैं, उसके ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको मेरे इस लेक्चर की पीपीटी या फिर कह लीजिए पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने क्लाइमेट चेंज लेवी, इन्वायरमेंटल पॉलिसी, एनएपीसीसी, रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया के बारे में जोड़ रखी, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही एक्सेस मिल पाएगा। आज की डेट में बात की जाए तो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बात की जा रही है। भाई देखिए, हम लोग कंजम्पशन इकोनॉमी में रह रहे हैं, तो भाई प्रोडक्शन के लेवल्स बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो बेसिकली जब आप मैसिव लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं आप इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को एक लिमिट से ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हो, और जब आप इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज एक लिमिट से ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हो, तो भाई वो रिप्लेनिश नहीं हो पाते। तो आपको इमीडिएट टर्म्स में बेनिफिट तो मिल जाते हैं, बट ये बेनिफिट्स लॉन्गर टर्म में सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं ऑपरेशनल वेज ऑफ कटिंग डाउन कार्बन एमिशंस की बात हो रही है। और यहां पे जो कॉर्पोरेट कल्चर है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज काम करती हैं, इनमें एक प्रोसेस उभर के आ रहा है जिसको बोला जा रहा है ग्रीन कॉन्ट्रैक्टिंग। क्या होता है ग्रीन कॉन्ट्रैक्टिंग, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एप्पल, आप सबको पता है, फोन्स बनाते हैं, इनके आईपैड्स आते हैं, ठीक है, और भी बहुत से प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर वगैरह, ये एप्पल कंपनी वाले बनाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एप्पल में जो जो प्रोडक्ट लग रहा है वो सब एप्पल ही बना रहा है। ओके, एप्पल कंपनी के हेडक्वार्टर्स यूएसए में, तो क्या सारी मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में हो रही है? क्या सारे कंपोनेंट्स यूएसए में बन रहे हैं? नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जो डिजाइनिंग, जो कि मेनली जो डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर का काम होता है वो यूएस में होता है, लेकिन जो कंपोनेंट्स लगते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स पहले चाइना में असेंबल होते थे, अब इंडिया में भी असेंबल होने लगे, ठीक है ना, वियतनाम में भी असेंबल होते हैं। लेकिन समझिए बात को, एक एप्पल आईफोन में या एक एप्पल कंप्यूटर में या किसी भी एप्पल के प्रोडक्ट्स में बहुत अलग अलग, आप कह सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। तो मान लीजिए एप्पल लैपटॉप्स के लिए, एप्पल आईफोन्स के लिए इंटीग्रेटेड चिप्स चाहिए। तो हो सकता है कि ताइवान की किसी एक पर्टिकुलर कंपनी एबीसी को इंटीग्रेटेड चिप्स बनाने का ठेका दे दिया। किसने? एप्पल ने। एप्पल ने ताइवान को ठेका दिया है कि भाई तुम मुझे इतने लाख इंटीग्रेटेड चिप्स बना के दो, अगले साल मेरा एप्पल 13 का मॉडल लॉन्च हो रहा है, मुझे उसमें लगाना है। तो यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसने? एप्पल ने। किसको? किसी एक कंपनी एबीसी को, जो कि ताइवान में बेस्ड है। आप समझिए, यहां पे एक मैं इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कॉर्पोरेट्स कहीं का भी कहीं को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। एक फेसबुक का कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश में रिलायंस जियो के पास भी आ सकता है। एक देश के अंदर की कंपनी दूसरे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। यहां पे आप इस प्रकार समझिए कि हमारे देश की सरकार कोई टेंडर निकाल दे कि भाई कल की डेट में यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब योगी आदित्यनाथ जी को 1 लाख लैपटॉप फ्री में बांटने हैं। तो वो माइक्रोसॉफ्ट और एसर और इन सबके सामने एक टेंडर निकाल दें कि भाई मुझे 1 लाख कंप्यूटर्स चाहिए, अपनी अपनी टेंडरिंग दो। तो इन सब बिडिंग के प्रोसेस के दौरान, टेंडरिंग के प्रोसेस के दौरान, अगर ज्यादा से ज्यादा फोकस रहे ग्रीन एनर्जी के ऊपर, तो अगर एप्पल किसी कंपनी एबीसी लिमिटेड को इंटीग्रेटेड चिप्स बनाने का ठेका दे रही है, तो जो कंपनी सबसे ज्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेटेड चिप्स बनाएगी, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ग्रीन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब एप्पल अपने इंटीग्रेटेड चिप्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कंपनी को दे रही है जिसमें बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। तो वो कंपनी का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है। उस कंपनी में जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रहा है उसमें पानी कम से कम बर्बाद किया जा रहा है,
पानी को फिर से रिसाइकिल किया जा रहा है, जो मेटल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनको रिसाइकिल किया जा रहा है। तो अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज को कॉर्पोरेट कल्चर में ज्यादा इम्बाइब किया जाता है और उस कॉर्पोरेट कल्चर में इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करके काम किया जाता है, तो बेसिकली वो क्या प्रमोट करेगा? मोर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी। और इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहा जाएगा? ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये होता है बेसिकली ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट। ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादातर जो एनर्जी लग रही है वो ग्रीन एनर्जी है, मतलब वो रेन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है, एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही है। तो वो कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स जो इस बात को जरूरी बनाते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट दे रही है और जो कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, वो हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट डिस्पोजल में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करेंगे और इस प्रकार के प्रोसेस को डिप्लॉय करेंगे जिससे इन्वायरमेंट में कम गंदगी फैले, कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग हो, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हम प्रयोग कर भी रहे हैं उसको हम रिसाइकिल करें। और इस प्रकार का जो ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट का इंप्लीमेंटेशन है वो बिडिंग स्टेज से शुरू हो सकता है। तो अगर मान लो सरकार ने प्राइवेट कंपनीज के लिए टेंडर निकाला है, योगी आदित्यनाथ जी ने अलग अलग, माइक्रोसॉफ्ट कह लीजिए, एसुस कह लीजिए, लेनोवो कह लीजिए, सबको दिया है कि भाई 1 लाख लैपटॉप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उसी को दिया जाएगा जो सबसे ज्यादा ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करते हैं। तो लेनोवो वाला बोलेगा कि भाई हम तो ये जो दहेज में सोलर पावर प्लांट लगाए उससे सारी इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं, तो हमारे यहाँ तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल है। दूसरा बोलेगा कि भाई हम जो इंटीग्रेटेड चिप्स बनाते हैं उसमें हम मेटल्स को रिसाइकिल करके बनाते हैं, हम कोई नया मेटल इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग नॉर्म्स देते हुए यहाँ पे जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, वो सस्टेनेबल यूज करने की कोशिश करेंगे, तो चीजों को और रिसाइकिल करके यूज करेंगे। और इन्हीं को बोला जाता है ग्रीन क्वालिफिकेशन। जितना ज्यादा किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में रेन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, उतना ही ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन होगा। तो इस ग्रीन में बहुत, आप कह सकते हैं, फैसेट्स हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना, ऑन साइट वेस्ट मैनेजमेंट करना, कार्बन एमिशंस को कम करना, चीजों को रिसाइकिल करके प्रयोग करना, डिस्पोजल अगर आप किसी हार्मफुल प्रोडक्ट का कर रहे हो तो बहुत इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल तरीके से करना। जितना ज्यादा ये एलिमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में होंगे उतना ही ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ गए भाई? और इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ग्रीन ऑब्लिगेशंस भी होंगे, ताकि सिर्फ बातचीत में ही ग्रीन ना रहे चीजें, एक्चुअल प्रैक्टिस में भी रहे। समझिए क्या बात हो रही है। एप्पल ने एबीसी लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इंटीग्रेटेड चिप्स बनाने का, बट कॉन्ट्रैक्ट की जो भी आप कह सकते हो कंडीशंस हैं, अगर एबीसी लिमिटेड ने उनको पूरा नहीं किया तो एप्पल हो सकता है डिलीवरी लेने से मना कर दे, या फिर एप्पल डिलीवरी ले तो पैसा कम दे। तो कल की डेट में मान लीजिए एप्पल ने 50,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया था किसको? एबीसी लिमिटेड को इंटीग्रेटेड चिप्स बनाने का, लेकिन एबीसी लिमिटेड ने जितने ग्रीन ऑब्लिगेशंस की बात की थी उतने मान लो फुलफिल नहीं किए, तो एप्पल डिलीवरी लेने से मना कर सकता है। या फिर एप्पल बोले कि चूंकि हमने आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशंस लगाए थे ग्रीन एनर्जी के, आपने पूरे नहीं किए, तो अब 50,000 की पेमेंट ना करके तुमको सिर्फ 45,000 करोड़ की पेमेंट करेंगे। उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने 1 लाख लैपटॉप लेने का ठेका निकाला, और ठेका को पहले लेनोवो जीत गया, लेकिन लेनोवो ने ग्रीन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं किया, ऐसा ऑडिट में पता चला। तो कल की डेट में योगी आदित्यनाथ जी या तो फाइन मार सकते हैं लेनोवो के ऊपर, या फिर लेनोवो का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके एसुस या किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। तो ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट में जो ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करने वाली कंडीशंस लिखी हुई हैं, उन कंडीशंस को मानना पड़ेगा, और अगर आप उन कंडीशंस को वॉयलेट करते हो तो या तो आपके ऊपर फाइन पेनल्टी लगा दी जाएगी, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। तो इस प्रकार से आपके ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाएगा ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना। ठीक है, उसके अगेंस्ट में एक बार ये भी बात कर लेते हैं कि ब्राउन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ब्राउन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहां पे एनर्जी फ्रॉम पॉल्यूटिंग सोर्सेज को इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कोल एनर्जी को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रूड ऑयल को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये पॉल्यूटिंग सोर्सेज है। हालांकि इसको ब्राउन एनर्जी कहना गलत है, क्योंकि जो ब्राउन कलर है इसको गलत से कंपेयर किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ब्लैक और ब्राउन कलर के अगेंस्ट बोलना गलत है। जैसे कि अमेरिका में जो ब्लैक पॉपुलेशन है उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आप इंडिया की बात करो तो हम लोग भाई ब्राउन रेस के लोग हैं। अगर आज की डेट में हम लोग फ्लाइट पकड़ के फ्रांस चले जाएं तो फ्रांस में तो सारे गोरे नजर आएंगे, हम ब्राउन नजर आएंगे, तो हम उनकी रेस के तो है नहीं, तो वो भले हमको ब्लैक नहीं बोलेंगे बट बोलेंगे ये तो ब्राउन है। समझ गया बात को? तो हम लोग भले ही अपने लिए गोरे चिट्टे लाल काले अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कि भाई हम कैसे पैदा हुए, लेकिन फ्रांस के लोगों के लिए या किसी और यूरोपियन कंट्री के लोगों के लिए हम क्या हो जाएंगे? हम हो जाएंगे भाई ब्राउन रेस के लोग।
हालांकि ब्लैक ब्राउन इस प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल करना सही नहीं है, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि ब्राउन एनर्जी बोलना सही नहीं है, ग्रे एनर्जी बोलिए। तो ग्रे एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो कि पॉल्यूटिंग सोर्सेस के थ्रू पैदा हुई है। अब याद रखिए यहां पे अगर एक ग्रीन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट और एक नॉर्मल ब्राउन या ग्रे एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट है, तो ग्रीन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा ऑब्वियस सी बात है ज्यादा खत्म होगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी पे अभी भी शोध चल रहा है। कोल से जिस लेवल पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कम दाम पे पैदा कर सकते हैं, अभी उस लेवल पे हम लोग सोलर या विंड में नहीं पहुंचे हैं। तो अभी के लिए शुरुआती दौर पे जब ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट्स महंगे होंगे। तो बेसिकली ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इस वीडियो में इतना ही था। ब्राउन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं या ग्रे एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर क्लाइमेट चेंज लेवी का एग्जांपल आप कोट कर सकते हो। यूके की सरकार एक क्लाइमेट चेंज लेवी लगाती है। क्लाइमेट चेंज लेवी एक एनवायरमेंटल टैक्स होता है। तो यूके में आप जिस एनर्जी का प्रोड्यूस करके अपने प्रोसेसेस को कंप्लीट कर रहे हो, उस प्रकार से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आप सोलर या विंड एनर्जी वहां पे खरीद रहे हो तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर आप कोल से पैदा हुई इलेक्ट्रिसिटी भर रहे हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब सरकार लोगों को और बिजनेसेस को यहां पे कॉम्पेल कर रही है कि आप ग्रीन एनर्जी को यूज करिए। इस प्रकार की एक चीज इंडिया में इंप्लीमेंट की जा सकती है उस एफिशिएंट तरीके से। इंडिया में अगर एनवायरमेंटल पॉलिसी की बात की जाए तो हमारे देश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हर इंडिविजुअल के ऊपर और स्टेट के ऊपर बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कि दैट स्टेट या गवर्नमेंट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कौन से आर्टिकल के अंदर ये स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो एंडेवर करेगा टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर हर नागरिक की इस देश में फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि he will protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for wildlife nature। नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे देश के कौन से आर्टिकल में आती हैं। प्लस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू बोला गया है कि आर्टिकल 21 के अंदर हर भारतीय नागरिक के पास और हर पर्सन जो कि इंडिया में है एक राइट है टू की क्लीन, हेल्दी एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। और इसके लिए हमारे देश ने और हमारी सरकार ने नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया था 2006 में। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है कि भाई पॉल्यूटर पेस, जो पॉल्यूशन कर रहा है वो ही पे करेगा। हमारे देश में एनवायरमेंटल लॉस को इंप्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट लेके आया गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। और इस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट के बेसिस पे एनजीटीज की बेंचेस को स्टैब्लिश किया गया भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में, चेन्नई में, ताकि एनवायरमेंटल को नुकसान से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनको बहुत जल्दी से डिस्पोज किया जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत लंबे लंबे समय तक पेटिशंस पेंडिंग रहती थी। प्लस एनवायरमेंटल लॉस को इंडिया में इंप्लीमेंट करने की रिस्पांसिबिलिटी किसको दी गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को अपने अपने लेवल पे ठीक ठाक परमिशंस दी गई हैं कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज को आप टैकल कर सकते हो। एक प्लान भी बनाया गया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको ऑफिशियली 30 जून 2008 को लॉन्च किया गया था। इस नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर 8 अलग अलग प्लान्स हैं, देख सकते हो आप। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और आपको लग रहा हो कि भाई आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता है या फिर इंफॉर्मेशन थोड़ी कम पता है, कुछ आप और लिख सकते हो, तो एक काम करना, एक गोला बनाना, उसके अंदर लिख देना NAPCC, उसके बाहर 4-8 डंडे निकालना और 8 डंडे के सामने ये नाम लिख देना, शायद 1-1.5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। क्योंकि ये कुछ प्लान्स हैं, कुछ ऐसे मिशंस हैं जो कि हमारी सरकार ने इंप्लीमेंट किए हैं देश में एनवायरमेंट की हालत को ठीक करने के लिए। फिर कुछ रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं, जैसे कि स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, द ओजोन सेल है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी है, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्टेट लेवल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं जो कि कोस्टल रेगुलेशन जोन के नोटिफिकेशन के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करती हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की अलग अलग बेंचेस हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो यहाँ पे है ही। इन रेगुलेटर्स की पावर क्या क्या है इसको मैंने अक्सर कर एडिटोरियल में डिस्कस किया, आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी, डिटेल में चीजें नहीं बताया। कुल मिला के इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रीन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको समझाना। अगर ग्रीन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट की फिलॉसफी को हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में इम्बाइब कर लिया जाता है और उसके अंदर प्रॉपर ऑब्लिगेशंस इंपोज किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के ऊपर, और वो ऑब्लिगेशंस यहाँ पे फुलफिल किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप ये ग्रीन कॉन्ट्रैक्टिंग आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई हो। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।